फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। तो भैया फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ था, याद होगा। चलो हम लोग शुरू हो जाएं भाई। फैराडेज लॉ का हम लोग देखें तो फर्स्ट लॉ क्या था, तो उन्होंने बताया भाई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मैंने लास्ट क्लास में बताए भी थे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बताया था उन्होंने कि जब जब कोई भी कॉइल या सर्किट के थ्रू फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस फ्लक्स में अगर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे बी डॉट एरिया से। यूनिफॉर्म फील्ड हो तो बी डॉट एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, उनका कहना था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करता है सर्किट में, कॉइल में। क्योंकि हर कॉइल में एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने बताया क्या भाई, तो इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। इनर्शिया ऑफ फ्लक्स याद होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एवरी कॉइल हैव टेंडेंसी टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, एनालॉगी भले ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में। बी डॉट एरिया किया, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, ई डॉट एरिया करते इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इनर्शिया होता है हर कॉइल में। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो देयर विल बी अपोजिशन, फ्लक्स चेंज में अपोजिशन होगा और उसके चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट स्टेब्लिश होगा उस कॉइल में, उस सर्किट में। बोलो याद आया भाई, यही बात बताया था। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, सब लोग ध्यान से सुनते चलें, बहुत कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी और यूज़फुल भी है। देखो भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि जो अपोज करता है ना, फ्लक्स में चेंज को अपोज करना, वो इलेक्ट्रॉन भाग भाग के करता है अपोज। और फ्लक्स में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो डिक्रीज कराएगा, डिक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीज कराएगा। वो तभी तक कराएगा जब जब चेंज हो रहा है, तब चेंज बंद तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ बंद। मीन्स फर्स्ट लॉ यही हुआ भाई, लॉ नंबर 1, कि देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स। इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज अकर्स। लॉ नंबर 2 क्या था भाई, तो लॉ नंबर 2 बताया था कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा। माइनस साइन बता रहा है कि ये अपोजिंग टेंडेंसी का होता है, मीन्स इट अपोजेज चेंज इन फ्लक्स, इट अपोजेज चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा तो डिक्रीज कराएगा, डिक्रीमेंट होगा तो इंक्रीज कराएगा, और अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, और कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, जिसके चलते फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस कॉज को ही अपोज कर सकता है या चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। मतलब अगर मैग्नेट के मोशन से, मान लो मैग्नेट के मोशन से फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करेगा, मीन्स इसी को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो खैर इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किस में आया भाई, तो लेंज लॉ में आया। तो लेंज लॉ में हम लोग इसका डायरेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो लास्ट क्लास की बात थी, अब आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक ना, आगे बढ़ा जाए। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फ्लक्स, जो कि बी ए कॉस थीटा हो गया, क्योंकि फ्लक्स होता है बी डॉट एरिया। बी डॉट एरिया फ्लक्स होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 फैक्टर पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। 3 फैक्टर, कौन कौन सा 3 फैक्टर है भाई, बताओ कौन कौन सा 3 फैक्टर हुआ, बताओ भाई चिराग। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन, थीटा। ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, थीटा है ओरिएंटेशन। फील्ड और एरिया में क्या ओरिएंटेशन है, मतलब ये अगर फील्ड है और ये ऐसे कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर ये हुआ, फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, तो बी ए कॉस थीटा। अगर फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो जाए
2 टेस्ला से 5 टेस्ला हो जाए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या एरिया चेंज हो जाए कॉइल का, रेडियस चेंज कर दे तो एरिया चेंज हो जाए, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। या ओरिएंटेशन, इसको कॉइल को इधर से घुमा करके ऐसे कर दें, तो अगर ऐसे कर देंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सो 3 फैक्टर हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक आया 3 मेथड्स, ध्यान देना, 3 मेथड्स ऑफ, लिख लो, 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तीन मेथड होता है फ्लक्स चेंज करने का, इसलिए अगर 3 मेथड से फ्लक्स चेंज कर सकते हो, और फैराडे साहब ने बोला कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो हेंस वी हैव 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी 3 मेथड हुए। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ठीक है भाई, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड लिखो, पहले ये लिख लो, नोट का पॉइंट, वी हैव 3 मेथड्स, वी हैव 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं भाई। 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स एंड हेंस चेंजिंग, फ्लक्स चेंज हुआ तो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ। तो इसमें से फर्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं, समझो। बाई चेंजिंग, सबसे पहले देखें, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे, वो देखो। मान लो एग्जाम्पल, सब न्यूमेरिकल में ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ भाई। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड है अभी 10 टेस्ला, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो फाइनली हो गया वो हो गया 30 टेस्ला। टाइम कितना लगा भाई चेंज होने में? तो 4 सेकंड का टाइम लगा और ये फील्ड हमारा चेंज हो गया। डायरेक्शन वही रहा फील्ड का, बट हमारा वैल्यू चेंज हो गया। तो पहले वीक फील्ड था, बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। और एक कॉइल है रेक्टेंगुलर, समझो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। एल लेंथ इधर से है और इधर से मान लो हमारा ए लेंथ है। तो इधर से एल लेंथ है, इधर से ए लेंथ है। अब बोला जाए भाई कि ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जब जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, 4 सेकंड तक फ्लक्स चेंज हुआ तो 4 सेकंड के लिए समझो कि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लग जाएगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा वो बताने हैं। तो भाई फैराडे के सेकेंड लॉ में लिखा हुआ था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है माइनस ऑफ d∅/dt। माइनस साइन तो चलो डायरेक्शन बताता है, वो तो लेंज लॉ से एक्सप्लेन होता है, वो भी अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। लेकिन d∅/dt अगर हमारा मान लो बड़ा सा टाइम इंटरवल है, इसमें बताना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। वो क्या मिलेगा? तो ΔΦ/Δt। अगर वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू का इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द 4 सेकंड टाइम इंटरवल। तो हमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज ही मिल पाएगा, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता है ये कब कितना 10 से 30 टेस्ला हो गया, लेकिन ये कब फास्टली चेंज हुआ और कब स्लोली वो नहीं पता। भाई वीडियो दिख रहा है सबको? दिख रहा है अभी भी? वीडियो दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। दिख रहा है सर। अच्छा, कोई दिक्कत आएगी तो बोल देना भाई, मैं दूसरा मोबाइल लगा दूंगा। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मैं लिखूंगा नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो फ्लक्स में चेंज तो फाइनल फ्लक्स लिखूंगा माइनस इनिशियल फ्लक्स लिखूंगा, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल करूंगा। वैल्यू हमें चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अभी माइनस को अभी इग्नोर करो, हमें वैल्यू चाहिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लगेगा यहाँ पे उसका वैल्यू चाहिए। अभी हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो लेंज लॉ जब जानेंगे तो करेंगे काम। तो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलते चलना, क्योंकि मुझे डाउट है कभी भी वीडियो
नहीं अगर आएगा तो बता देना। तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, तो बी फाइनल डॉट एरिया, तो एरिया तो कॉइल का वही रहेगा और कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो बोलो भाई कितना एंगल लें, तो अगर ये हमारा कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्रॉस में होगा कि नहीं, ये बताओ। एरिया वेक्टर इसका क्रॉस में होगा कि नहीं, अरे बताओ भाई चिराग, इसका एरिया, इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर लें, क्रॉस में लें कि डॉट में लें? इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो लेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो लेंगे। तो बोलो किधर लें, डॉट में लें कि क्रॉस में लें? क्रॉस में। क्यों भाई? क्योंकि क्रॉस में लेंगे तो जीरो एंगल बनेगा, याद होगा। फील्ड अगर ऐसे है, एरिया अगर हमारा ये है, तो इसमें दो ऑप्शन बने, एक ये ले लो एरिया या फिर ये ले लो एरिया। ये एरिया लोगे तो थीटा इज इक्वल टू जीरो एंगल होगा फील्ड के साथ, ये लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा फील्ड के साथ, क्योंकि ये एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड तो राइट वर्ड है। तो लेंगे कौन सा, तो जो कम एंगल बनाता है वही लेते हैं, इसलिए हमें ये A1 एरिया को लेना पड़ेगा। तो वैसे ही ये वाला कॉइल है तो इसका दो एरिया वेक्टर हो गया, एक इधर और एक उधर। कौन सा लेंगे भाई, तो वो ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं। वो लिया अगर क्रॉस में लिया तो जीरो एंगल बनाएगा फील्ड के साथ, डॉट में लिया एरिया वेक्टर तो 180 बनाएगा। तो लेंगे कौन, जीरो वाला जो कम एंगल बनाता है, इसलिए क्रॉस में लेंगे ये एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, तो कॉस यहाँ पे 0 डिग्री ही रहेगा और माइनस, देखो ये अगर एक लूप है तो एक लूप, अगर मान लो ये 5 लूप है तो 5 लूप में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक लूप के थ्रू इतना फ्लक्स है। अगर 5 लूप होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा फाइनल फ्लक्स। माइनस इनिशियल फ्लक्स की बात करें, अगर नंबर ऑफ लूप इसमें 5 हैं कॉइल में, तो यहाँ भी जब फाइनल फ्लक्स ये लिख दिया, इनिशियल फ्लक्स लिखेंगे तो अगेन 5 इंटू एक लूप के थ्रू फ्लक्स कितना, तो अगेन वैसे ही बी इनिशियल इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री, तब भी हमारा वही क्रॉस में एरिया वेक्टर लेंगे और डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल, ऐसा काम करेंगे। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, बोलते चलो भाई, बोलो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कितना मिला, तो देखो भाई 5 कॉमन है, एरिया कॉमन है, cos 0 1 होता है वो भी कॉमन है, b इंटू एरिया, एरिया का वैल्यू हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कितना भाई, l इंटू ए, तो l इंटू ए ये एरिया हो गया। अच्छा, cos 0 डिग्री ऐसे ही बाहर हो गया, और ये डेल्टा टी, तो चलो डेल्टा टी तो है। यहाँ पे क्या आ गया, तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, बी फाइनल है 30 टेस्ला और बी इनिशियल था 10 टेस्ला, तो ये मिल गया तुम्हें। तो ये हो गया 5LA और ये 20 डिवाइडेड बाई ये 4, यही तुम्हें मिल गया 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 25LA। तो 25 और L का जो वैल्यू दिया रहता वो और A का जो वैल्यू दिया रहता वो लिख लेते हैं और इतना वोल्ट हो जाता अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग 4 सेकेंड टाइम इंटरवल। बोलो भाई क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट मेथड। हम लोग समझे कि फील्ड चेंज होता है तब भी फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, थीटा चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है, बस ये बी चेंज हो रहा है। तो बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, 10 टेस्ला से 30 टेस्ला हो गया। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स किया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और इससे हमें मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। मान लो एल दे दिया होता कुछ, मान लो अगर L का वैल्यू दे दिया होता कि 2 मीटर है और A वैल्यू है 1 मीटर है, तो अगर ऐसा लिखते तो ये हो जाता 50 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट का सेल समझ लिया जाएगा 4 सेकंड के लिए। अगर ये L का वैल्यू होता कितना 2 मीटर और A का वैल्यू होता कितना 1 मीटर, अगर ऐसा होता तो ये 50 वोल्ट का सेल लग जाता यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ भी सोच लो आप पूरे लूप में, कोई फिक्स तो है नहीं क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, या कोई सेल तो लगा हुआ है नहीं, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना वैल्यू का हो गया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? yes.
अब आपका नेक्स्ट डाउट आना चाहिए ये कि इस सेल को जो लगाएंगे वो अपवर्ड में करंट, क्लॉकवाइज में करंट करने के लिए या एंटी क्लॉकवाइज में, डायरेक्शन, ये तो वैल्यू हो गया, डायरेक्शन किधर लगेगा, क्लॉकवाइज करंट पास कराने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए ही है लेंज लॉ, उसके लिए ही है लेंज लॉ। तो हम लोग अब साइड में थोड़ा सा लेंज लॉ छोटा सा पॉइंट है उसको समझ लें तो साथ साथ अप्लाई करते चलेंगे। तो लेंज लॉ लिखा जाए, लिखो भाई लेंज लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन, लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट in the coil is such that it opposes change in magnetic flux through the coil, or the reason or opposes the region of a change in flux, or opposes the region of a change of flux। change in flux का जो रीजन है उसको अपोज करना, लेंज लॉ। अच्छा, तो इसका यूज़ करेंगे, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। देखो भाई इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो भाई ठीक है स्टेटमेंट हो गया कि लेंज लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल और द कॉज दैट हैज चेंज्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉज या रीज़न जो कि फ्लक्स में चेंज लाया है। इसका वर्किंग रूल क्या है वो भी जरा देख लें। इसको अप्लाई करने का वर्किंग रूल क्या है भाई। तो वर्किंग रूल ये है कि अगर हमारा फ्लक्स देखो 3 फैक्टर पे तो डिपेंड किया, बी ए कॉस थीटा, ओरिएंटेशन, एरिया वैल्यू एंड बी वैल्यू, 3 में से किसी भी रीजन से इफ़ फ्लक्स इंक्रीजेज विद टाइम, इफ़ फ्लक्स इंक्रीजेज विद टाइम के साथ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो, चाहे बी इंक्रीज करने से, चाहे एरिया इंक्रीज करने से, या थीटा का वैल्यू इस तरह से कि कॉस थीटा इंक्रीज हो जाए, तो जो भी है रीजन चाहे जो भी हो, फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ध्यान से समझना, इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। अरे भैया इंड्यूस्ड करंट चल के क्या कर लेता है, तुम खुद सोचो। हमें अपोज तो करना है चेंज को, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है, तो कैसे अपोज करें। तो देखो भाई कैसे अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट चाहे तो क्लॉकवाइज चल ले या एंटी क्लॉकवाइज चल जाए, तो जैसे भी चले, ऐसे चले या ऐसे चले, ये करंट चल करके क्या करेगा, तो ये करंट जब चलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर करंट ऐसे चलने लग जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर से, और ऐसे अगर करंट चलने लग जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, वो तो सबको मालूम है भाई। तो जब करंट चलने लगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो उससे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट के चलते प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा ओरिजिनल फील्ड के डायरेक्शन में है, ओरिजिनल फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई किया है क्रॉस में, और इंड्यूस्ड फील्ड भी क्रॉस में हो जाए तो फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा चाहे रीजन जो भी हो, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। ध्यान से समझ लेना कि ये फ्लक्स में इंक्रीमेंट को अपोज करें। तो इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में चलेगा कि इससे जो प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड फील्ड, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एनी 3 रीजन, इट विल ट्राई टू डिक्रीज। और कैसे डिक्रीज करेगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में चलेगा कि इससे जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो हमारा अपोज करेगा ओरिजिनल फील्ड को।
ओरिजिनल फील्ड को मतलब वीक करना चाहेगा, अपोज करने का यहाँ पे सेंस है, वीकेंस द ओरिजिनल फील्ड। ये बात ध्यान से समझ लो कि इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो हमारा इंड्यूस करंट, वो ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो फ्लक्स बढ़ा देगा, अपोज करेगा तो फ्लक्स कम कर देगा। मान लो क्रॉस में है फील्ड, क्रॉस में है फील्ड और इंड्यूस करंट भी ऐसे ही चलने लग जाए कि वो भी क्रॉस में प्रोड्यूस कर दे, तो क्रॉस क्रॉस दोनों तो ऐड होकर के और ज़्यादा हो जाएंगे, और फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी बढ़ने लगेगा। एक तो वैसे ही फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसे करंट नहीं चलेगा कि ये फ्लक्स को और बढ़ा दे, ये अब ऐसे चलेगा कि फ्लक्स को कम कराए। तो कम कैसे कराएगा भाई? तो जो ओरिजिनल फील्ड है उसको अपोज करेगा। ओरिजिनल फील्ड क्रॉस में है तो ये ऐसे करके डॉट में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मीन्स इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे जब करंट चलेगा तो इसका जो फील्ड होगा डॉट में, करंट ऐसे होता है तो इसका फील्ड डॉट में प्रोड्यूस होगा। डॉट में प्रोड्यूस होने से क्या होगा? क्रॉस वाले ओरिजिनल फील्ड को वीक करेगा। क्रॉस में अगर 10 है और ये डॉट में प्रोड्यूस कर दिया 2, तो अब इफेक्टिवली तो 10 - 2 8 ही हो गया। अब 8 हो गया तो फ्लक्स और कम होगा ना, तो इसका टेंडेंसी रहेगा कम कराना, क्योंकि फ्लक्स तो हमारा ड्यू टू एनी रीजन वो बढ़ रहा है। तो फ्लक्स में जब इंक्रीमेंट हो रहा हो तो ये इंड्यूस्ड करंट हमें ऐसा डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड बनाएगा कि ओरिजिनल को ये अपोज करेगा, वीक करने का काम करेगा, और हेंस फ्लक्स को डिक्रीज कराने का काम करेगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इसलिए। ऑन द अदर हैंड, इफ फ्लक्स डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू एनी रीजन, इफ फ्लक्स डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, ध्यान से समझ लेना, ड्यू टू एनी 3 रीजन, तब उस कंडीशन में इंड्यूस करंट ऐसा चलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कराएगा कि इससे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल सपोर्ट, ये सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा भाई? कि तुम्हारा कोई एक्सटर्नल, कोई दुश्मन जो है वो फ्लक्स को डिक्रीज करा रहा है, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कराओ कि उसके चलते जो इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा वो सपोर्ट करे किसको भाई? ओरिजिनल फील्ड को, ताकि उसका फ्लक्स इंक्रीज हो सके। अगर दुश्मन ने डिक्रीज कराया ड्यू टू एनी 3 रीजन, अगर डिक्रीज होने का टेंडेंसी है तो ये खुद इंक्रीज कराना चाहेगा, मतलब इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इससे जो इंड्यूस फील्ड है वो सपोर्ट करेगा ओरिजिनल फील्ड को। बस यही तो देख रहे हैं हमें कि एक्सटर्नल कॉज, ये तीनों में से कोई भी वो क्या कर रहा है? अगर इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स को तो हम लोग ऐसे करंट का डायरेक्शन रखेंगे कि वो डिक्रीज कराएं। अब यहाँ पे मान लो ऐसा ही फील्ड है, क्रॉस में फील्ड है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्रॉस में ही फील्ड है, और मैं बोलूँ कि ये है हमारा कॉइल, इसमें करंट कैसे चलेगा? अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा हो टाइम से, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा हो तो कैसे चलेगा? तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो हम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है ना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लो भाई, ये कौन अपोज कर रहा है? जो अपोज करेगा वही अलाउड होगा। दिखाई दे रहा है भाई? तो देखो इसमें 2 ही ऑप्शन है। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज, देखो 2 ही ऑप्शन है, उसमें से कौन सा लेंगे अभी तुम सेलेक्ट कर लोगे तुरंत। दोनों में अलग अलग कर दे रहा हूँ। एक में मान लो हमने क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट लिया, कौन अलाउड है? ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो एक में क्लॉकवाइज है, एक में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। अब देखना है कि कौन सा हमारा सूटेबल है। तो भाई फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। हो सकता है हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा हो, या ओरिएंटेशन चेंज हो रहा हो, या एरिया चेंज हो रहा हो, जो भी चेंज हो रहा हो, फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है एक्सटर्नली। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ऐसे भागना शुरू करेंगे जो चाहेंगे कि डिक्रीज करता हुआ फ्लक्स को वो इंक्रीज कराना चाहेंगे, डिक्रीमेंट को अपोज करना चाहेंगे। तो कैसे इंक्रीज कराएंगे? तो अगर मैं ये बोलूं कि ये अगर मान लो ले रहे हैं, ये वाला लेते हैं मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड फील्ड वो डॉट में होगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है भाई, ऐसे जब करंट चलता है तो ये होता है फील्ड, ऐसे जब करंट चलता है तो ये वाला फील्ड प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड फील्ड क्रॉस में। तो बताओ भाई इंड्यूस्ड फील्ड तुम्हें डॉट में चाहिए कि क्रॉस में चाहिए? अगर ऐसे चलाएंगे तो ये डॉट में प्रोड्यूस करेगा, डॉट में प्रोड्यूस करेगा तो ओरिजिनल को अपोजिट में, ओरिजिनल 10 है और ये 2 का अगर प्रोड्यूस कर दे डॉट में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? और वीक हो जाएगा। एक तो ऐसे ही फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और वीक कर रहे हो तुम।
और वीक कर रहे हो, ओरिजिनल फील्ड जो क्रॉस में था तुम डॉट में प्रोड्यूस कर दिए तो और वीक कर रहे हो, इसका मतलब ये अलाउड नहीं होगा, ये अपोज नहीं कर रहा है। ये तो भाई जो डिक्रीज हो रहा था ये तो और डिक्रीज कराने लग गया, क्योंकि ये फील्ड को वीक करने लगेगा, ये फील्ड को और वीक करने लगेगा तो फ्लक्स और कम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल क्रॉस में है और ये डॉट में प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो 10 था फील्ड, फ्लक्स ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है, अब 10 को भी तुम और कम कर रहे हो डॉट में प्रोड्यूस करके, तो ये नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला क्रॉस में ही प्रोड्यूस कर रहा है, क्रॉस में ही फील्ड था, तो 10 था पहले फील्ड, अब ये 2 अगर प्रोड्यूस कर दे तो 12 हो जाएगा, तो उससे फ्लक्स बढ़ना चाहेगा, फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये फ्लक्स इंक्रीज कराना चाहेगा, यही तो होता है अपोजिंग बिहेवियर, अपोजिंग टेंडेंसी। फ्लक्स में डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को अपोज करना है, मतलब मैं इंक्रीज कराना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा कराऊंगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो। और अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स डिक्रीज करे, यानी कि इंड्यूस फील्ड हमारा ओरिजिनल फील्ड को वीक करने का काम करेगा। करंट से हमारा इंड्यूस फील्ड ही बनेगा, तो इंड्यूस फील्ड का देखो कि कैसा हमें चाहिए, ओरिजिनल को सपोर्ट करना है कि अपोज। तो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो ओरिजिनल को अपोज करो, जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो ओरिजिनल को सपोर्ट करो। इस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। अब इसमें देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए क्रॉस में है तो डॉट में प्रोड्यूस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये? बताओ, बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम लोग इस पे आ जाएं और बताओ कि इसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं ये सेल कैसे लगाऊं, सेल का पॉजिटिव पोलैरिटी ऐसे रखूं या रिवर्स करूं इस सेल को, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका सेल का पोलैरिटी सही है या रिवर्स करो। अगर ये है मतलब ऐसे करंट ये सेंड करेगा, ये बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या ये ठीक है? क्रॉस में है और फ्लक्स क्या हो रहा था भाई, तो फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था 10 टेस्ला से 30 टेस्ला, मीन्स फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें डिक्रीज कराने होंगे। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन फील्ड, इंक्रीज हो रहा है। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, क्योंकि फील्ड का इंक्रीमेंट हुआ तो फ्लक्स का इंक्रीमेंट हुआ। एरिया में कोई चेंज नहीं है, थीटा में कोई चेंज नहीं, फील्ड में इंक्रीमेंट तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट, फ्लक्स में इंक्रीमेंट तो अभी हमें अपोज करना होगा, फ्लक्स को अब डिक्रीज कराना होगा। तो ओरिजिनल फील्ड को डिक्रीज कराओ, ओरिजिनल फील्ड को अपोज करो। ओरिजिनल फील्ड है क्रॉस में तो तुम डॉट में करो, ओरिजिनल फील्ड है क्रॉस में तो तुम डॉट में करो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट को पास कराओ। इसलिए ये जो है वो करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज में करंट को पास कराओगे तो ये फील्ड इंड्यूस फील्ड जो हो जाएगा, इसका इस वाले के चलते इंड्यूस करंट का इंड्यूस फील्ड जो बनेगा वो डॉट में बनेगा। डॉट में बनेगा तो ओरिजिनल को वीक करेगा और फ्लक्स में डिक्रीमेंट लाएगा। बोलो, समझे इसको? बोलो भाई पहलवान। भाई अतुल, तरुण, आप लोग व्हाट्सएप पे जवाब दे दीजिएगा क्वेश्चन जो हमने भेजा है। कुछ लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, 1-2 लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आज भर का मौका दिया हुआ था आज तक का। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कल कॉल करूँगा भाई। चलो, तो फर्स्ट मेथड हमने देखा लेंज लॉ का, आपने स्टेटमेंट देख लिया और इसका वर्किंग रूल भी नोट कर लिया, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, और साथ में आपको नोट कॉपी जो है ना रजिस्टर का बनाते चलना है, वही काम आएगा, वही काम आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ काम नहीं आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ काम नहीं आएगा, क्योंकि ये खोपड़ी से 2-4 महीने के बाद निकल जाएगा। जो आप इसको कॉपी में लिखेंगे और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे तो ये कंसेप्ट रिटेन रहेगा, तो वो काम आएगा। चलो, अब देखते हैं सेकंड मेथड। ये तो था फर्स्ट मेथड बाय चेंजिंग फील्ड। अब जरा देखते हैं भाई 3 मेथड में, अब देखेंगे सेकंड मेथड। तो मेथड 2 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का दूसरा मेथड क्या भाई, तो बाई चेंजिंग। अब क्या चेंज करना चाहते हैं, बाई चेंजिंग एरिया। एरिया भी चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज ना करें, फील्ड चेंज ना करें, एरिया चेंज हो जाए, तो एरिया चेंज करके भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करें भाई, तो देखो एरिया चेंज करके अगर चाहें हम लोग करना,
तो एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक ये फिक्स्ड फ्रेम है, ये फ्रेम है, बहुत कॉमन, इसमें से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिक्स्ड फ्रेम है, मेटेलिक वायर से समझो फ्रेम बना हुआ है। इस पे एक है स्लाइडर जो इस पे स्लाइड कर सकता है, इसका वेलोसिटी ये है और ये डॉट फील्ड में है, डॉट फील्ड है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, इस तरह से डॉट फील्ड में भागता जा रहा है ये स्लाइडर इस फिक्स्ड ट्रैक पे। तो इस लूप का एरिया जो ए बी सी डी समझा जाए तो ये सी मूवेबल है, डी भी मूवेबल है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिस लूप एरिया इज चेंजिंग। अब इसके थ्रू कुछ फ्लक्स बन रहा होगा भाई, तो वो फ्लक्स धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता रहेगा क्योंकि एरिया इफेक्टिव बढ़ रहा है। अभी इतना एरिया क्लोज लूप था हमारा, इसके थ्रू कुछ फ्लक्स था, थोड़े टाइम के बाद ये स्लाइडर यहाँ आ जाएगा तो अब फ्लक्स बढ़ जाएगा, उस हिसाब से काम होगा। ये v स्पीड से जा रहा है, l लेंथ का स्लाइडर है, l लेंथ का स्लाइडर है, तो हम लोग निकालना चाहते हैं क्या भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालें ड्यूरिंग मोशन ऑफ स्लाइडर। L लेंथ का स्लाइडर, B है मैग्नेटिक फील्ड, V है वेलोसिटी, निकालना चाहेंगे और इसमें डायरेक्शन भी निकालेंगे लेंज लॉ से। तो यहां एरिया चेंज हो रहा है, ध्यान देना, अब एरिया चेंज हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, एरिया चेंज हो, कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई कैसे निकालोगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वैल्यू की बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। अभी साइन वाइन का, साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन बताता है अपोजिंग नेचर लेंज लॉ से हम लोग डायरेक्शन में समझ लेंगे। फिलहाल तो d∅dt चाहिए, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कैसे? मान लो t = 0 पे यहाँ है स्लाइडर, कितना डिस्टेंस पे? मान लो x डिस्टेंस पे। थोड़े टाइम के बाद देखा जाए t = Δt टाइम के बाद, तो भाई अब ये कितना फर्दर डिस्टेंस मूव कर गया, फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्लाइडर का? तो v स्पीड से जा रहा था, Δt टाइम तक गया, तो v Δt और आगे बढ़ गया। मीन्स न्यू जो x डैश हो जाएगा Δt टाइम के बाद, वो x प्लस v Δt हो जाएगा। बोलो भाई, पहले तो हमारा t = 0 पे ये था x लेंथ, तो अब इतना एरिया था पहले, अब क्या हो गया t टाइम के बाद, Δt टाइम के बाद ये यहाँ आ चुका, तो अब फ्लक्स इतना हो गया, मीन्स इतना बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो हमें d∅dt चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो भाई Δ∅/Δt भी निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू तो मिल जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, मतलब फाइनल फ्लक्स मतलब Δt टाइम पे फ्लक्स और ये 0 टाइम पे फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ये कर सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है? तरुण बोलो भाई, ये बड़ा इजी, अगर सिस्टमेटिकली चलें तो ये बहुत इजी चैप्टर है और आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, फाइनल फ्लक्स Δt टाइम पे क्या होगा? तो Δt टाइम पे B × एरिया। इस बार डॉट में है फील्ड, तो तुम भी डॉट में एरिया ले लो भाई, क्योंकि ऐसा है तुम्हारा लूप, तो चाहे तो तुम्हारा डॉट में एरिया होगा या क्रॉस में एरिया होगा। तो A1 लें कि A2 लें, कौन सा ले भाई? तो डॉट में फील्ड है तो डॉट वाला ही लो, यानी कि A2 लो। तो अब Δt टाइम पे कितना होगा? तो Δt टाइम पे यहाँ तक फ्लक्स बना है, L लेंथ इधर है, तो हम लोग बोलेंगे फाइनल फ्लक्स जो है वो B का वैल्यू, जो B ही है, और एरिया का वैल्यू है L × ये लेंथ कितना, x + v Δt, x + v Δt। तो B × एरिया, एरिया हो गया L × रेक्टेंगल का एरिया, ये हो गया, और तो B × एरिया × cos 0 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब लिखेंगे पहले वाला फ्लक्स 0 टाइम पे, वो क्या था? तो B, भाई दिख रहा है ना सबको, B × एरिया L × x,
और ये भी cos 0 डिग्री। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो भाई पहलवानों, एकता क्लियर है? रिया बोलो, भुवनेश क्लियर है? तो ठीक है भाई। तो अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो BLX, ब्रैकेट हटाएंगे, BLX कैंसिल हो जाएगा और बचेगा BLV डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा BLV। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है BLV। जब भी कोई स्लाइडर मूव कर रहा है तो BLV ये इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये वैल्यू तो मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अगर इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू पता हो, लूप का रेसिस्टेंस, तो उससे करंट भी मिल जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। अगर पूरे लूप का रेसिस्टेंस ये है तो BLV डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ द लूप। ऐसे करके हम लोग चाहें तो करंट भी बता सकते हैं। अब ये बताओ कि डायरेक्शन इसमें करंट का जो होगा, इंड्यूस करंट का, वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? भुवनेश बोलो भाई, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? किस डायरेक्शन में करंट होगा इंड्यूस करंट? यूजिंग लेंज लॉ हम लोगों को बताना है भाई। आदित्य बताओ भाई, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? शायद से। नहीं भाई, इतना बताया तो देखो, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। बिल्कुल सही लॉजिक है भाई। एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल को अपोज करना है। फ्लक्स तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है तो हमें फ्लक्स को डिक्रीज कराना है, मीन्स ओरिजिनल को अपोज करना है। ओरिजिनल है डॉट में तो तुम प्रोड्यूस करो क्रॉस में, तभी ओरिजिनल को अपोज करो। क्रॉस में करने के लिए क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज चलेगा तभी। ऐसे क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो इंड्यूस्ड फील्ड हमारा होगा क्रॉस में, इंड्यूस फील्ड हो जाएगा क्रॉस में। तो ओरिजिनल जो डॉट में है उसको अपोज करेगा, वीक कर देगा ये, और वीक करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। एरिया में इंक्रीमेंट से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए ये क्लॉकवाइज करंट चलेगा। क्लॉकवाइज करंट मतलब ऐसे करंट चलेगा, तो ये करंट होगा क्लॉकवाइज। ये इंड्यूस करंट है क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर है भाई यहाँ तक? तो सेकंड मेथड था बाई चेंजिंग एरिया। एरिया जब जब चेंज होगा तब भी हमारा होगा ऐसा काम। बोलो क्लियर है भाई यहाँ तक? तो चलो भाई अब जरा देखेंगे थर्ड मेथड। पहला वाला हम लोगों ने देखा कि सिर्फ फील्ड चेंज किया, एरिया चेंज नहीं किया, ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया। अब हम लोग थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं जिसमें ना फील्ड चेंज करेंगे ना एरिया चेंज करेंगे, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। ठीक है भाई। और यही तीसरा मेथड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये तो आप लिख भी सकते हैं, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन विद टाइम। टाइम के साथ ओरिएंटेशन चेंज करें, और यही वो मेथड है जिससे कमर्शियली हम लोग, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर भी है। एसी जनरेटर भी इसी बेसिस पे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ही चाहे एनटीपीसी हो चाहे एनएचपीसी हो, नेशनल थर्मल पावर प्लांट या नेशनल हाइडल पावर प्लांट एनएचपीसी, कहीं भी यही मेथड यूज़ होता है। ये क्या है वो ज़रा समझा जाए। बेस्ट एग्जांपल है, देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ही प्रिंसिपल तुम्हें डिस्कस करता हूँ जिसमें पता लग जाएगा। एक ये मान लो हमने मैग्नेट लिया नॉर्थ, एक मैग्नेट लिया इधर साउथ। इसका होगा साउथ कहीं, इसका भी नॉर्थ कहीं होगा, कोई बात। तो यहाँ से फील्ड लाइन जो ऐसे चलता है निकल के आता है,
और इससे भी चल करके ऐसे निकल करके फिर यहाँ आता है, लेकिन इसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा जब ये साथ में रहेगा। तो पास पास रहेगा तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट, तो नॉर्थ से निकल करके और इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से रहेगा। ये वही बात होगी कि एक लूप है, दूसरा लूप है, यहाँ से फील्ड निकल नहीं पाया और ये ऐसे रह जाएगा, अंदर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड सेट कर देगा। तो ठीक है भैया, ये है फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना। एक इसमें है अब शाफ्ट, रॉड है समझो बड़ा सा, इस रॉड को अगर कोई रोटेट कराए तो ये रोटेट करेगा। अब क्या करते हैं, इसमें लाते हैं कॉइल। कॉइल देखो किस तरह से लाते हैं, एक लगाते हैं रिंग, 10th में पढ़ा होगा, स्लिप रिंग लगाया, दूसरा भी स्लिप रिंग लगाया। स्लिप रिंग का मतलब है इस शाफ्ट में इसको रिंग पहना दिया, जैसे लोग फिंगर में डाल लेते हैं रिंग इस तरह का, वैसे ही ये रिंग है, ये इसके साथ फिक्स्ड है। फिंगर भागता है तो रिंग भी भागता है, तो ये भी रॉड अगर रोटेट करेगा तो ये रिंग भी रोटेट करेगा। अब इस रिंग से कनेक्ट कर दो एक इलेक्ट्रिकल वायर को, और ये वायर को ऐसे लाओ, ऐसे इस पे कॉइल बना दो, कॉइल बना दिया, कॉइल बना दिया, कॉइल बना दिया, कॉइल बना दिया, कॉइल बना दिया ऐसे, और इसका दूसरा एंड को इधर से लाओ और इसके अंदर से, रॉड के अंदर से, ताकि रिंग को टच ना करे, या इसके बाहर से इस पे टच करा दो। एक एंड इस रिंग से, रिंग 1, और दूसरा एंड इस रिंग से, रिंग नंबर 2 से, एंड से आया, ऐसे 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 रोटेट करता हुआ और फाइनली इस रिंग से अटैच हो गया। अब इसमें एक होता है ब्रश, पढ़ा होगा ऐसे जनरेटर में, स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट। ये स्लिप रिंग है और उस पर टच कर रहा है ये ब्रश, थोड़ा गैप दे करके मैं बना रहा हूँ डायग्राम ताकि अलग अलग दिखे, नहीं तो ये ब्रश बिल्कुल यहीं पे लगा रहता है, और ये ब्रिसल्स हैं जो इसको टच किए रहते हैं, मेटालिक ब्रिसल्स। तो स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट, ये ब्रश B2 है, इधर B1 है, और ये है तुम्हारा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो ये रेसिस्टेंस या बल्ब है, इसमें कभी इधर से करंट, कभी इधर से करंट, कभी इधर से करंट अल्टरनेटली चलेगा, और इससे अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस होता है करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, VAB हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। और इसी को आगे कैसे कैसे यूज़ करेंगे AC को, अल्टरनेटिंग करंट को, वो नेक्स्ट चैप्टर का बात हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। अभी क्या है कि ये AC जनरेटर है, कैसे ये काम कर रहा है तो तुमने 10th में भी पढ़ा था, फिर भी नहीं भी पढ़े हो, भूल गए हो, कोई बात नहीं। अगर मैं ये शाफ्ट को रोटेट कराऊँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मान लो ये कॉइल है, ये वाला कॉइल है कॉपी, ये कॉपी कॉइल हो गया, और ये शाफ्ट हो गया मेरा हाथ, ये हाथ पे ही समझो ये अटैच्ड है ये। अब ये हाथ रोटेट करेगा तो ये कॉइल भी रोटेट करेगा, तो ठीक है भाई, ये शाफ्ट रोटेट कराएंगे तो ये कॉइल भी रोटेट करेगा। मान लो अभी कुछ एंगल पे है, थोड़े टाइम के बाद ये रोटेट करेगा, कुछ और एंगल पे आ जाएगा। हमेशा तो भाई ये एंगल अपना बदलता रहता है, कभी ऐसे था, मान लो जब हमने t=0 देखा तो उस समय ऐसे हो गया, ऐसा था, चेंज होता रहता है। तो इसका उस टाइम पे एरिया वेक्टर ये था, मान लो t=0 पे, t=0 पे थीटा भी हमारा 0 था, एरिया वेक्टर वाज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, अब ये रोटेट करने लग जाए ओमेगा एंगुलर स्पीड से, मैं क्या करूं, शाफ्ट को रोटेट करा रहे हैं। ध्यान देना, ये शाफ्ट जो था हमारा रॉड, ये रोटेट हो रहा है, पूरा रॉड ही रोटेट हो रहा है, तो इसके साथ अटैच है तो ये भी रोटेट होगा भाई, ठीक है, ये रोटेट होता रहेगा। तो रोटेट होने से क्या होगा, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है समझो। अभी मान लो यहाँ था ये t=0 पे, अब ये थोड़े टाइम के बाद ये मूव करके ऐसे आ गया,
ये थीटा एंगल ट्रेवर्स कर गया, थीटा इज इक्वल टू होगा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंगल से ये चला यहाँ आ गया, टी टाइम पे यहाँ आ गया, थोड़ा और टाइम के बाद और 90 डिग्री बना लेगा, थोड़ा और टाइम के बाद 180 डिग्री बना लेगा। तो थीटा का वैल्यू तो भाई बढ़ता जाएगा। थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर देखें, टाइम और इधर थीटा दिखाएं तो थीटा 0 से स्टार्ट हुआ था, चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये चलता जाएगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। देखो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो भाई हम लोग मान लो लिखते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर मैं लिखूं कि एट टी इज इक्वल टू 0 फ्लक्स कितना था भाई, तो फ्लक्स था बी ए कॉस 0 डिग्री। एक लूप था तो ये, और अगर n लूप था तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉइल में n लूप थे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। ये तो t इक्वल टू 0 पर का फ्लक्स है। एट t इज इक्वल टू टी, अब ये रोटेट कर रहा है भाई ओमेगा से, तो कितना एंगल ये ट्रेवर्स कर लिया होगा, तो t टाइम पे ओमेगा t एंगल तो ट्रेवर्स कर लिया होगा भाई। तो अब जब t टाइम पे फ्लक्स निकालेंगे t टाइम पे, तो वो कितना होगा, बोलो कितना होगा भाई। एक लूप में देखेंगे तो b इंटू एरिया इंटू कॉस, क्योंकि ये रोटेट करके, ये देखो ये एरिया वेक्टर पहले ऐसे था, तो अब एरिया वेक्टर तो बदल गया ना। अब एरिया वेक्टर जब येलो वाला ये ग्रीन वाला बन गया, तो ये है समझो अब एरिया वेक्टर ऐसे बन गया, रोटेट हो गया। अब मैं 3 डायमेंशनल में कैसे दिखाऊं, तो ये जैसे ये समझो ये पहले था ऐसे, तो ये वाला था एरिया वेक्टर पिंक वाला पोजीशन, अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, अब ऐसे बन गया। तो पहले ये जो b था, b तो हमेशा इसी डायरेक्शन में है, अभी 0 था और अब ये थीटा एंगल बना रहा था। तो थीटा कितना है भाई, तो ये ओमेगा एंगल से चल रहा था, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी एंगल हो गया। अब ये थीटा एंगल बना रहा है, b ऐसे ही है और ये ऐसे हो गया। तो भैया अब ये थीटा एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बी ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, क्योंकि अब एंगल हो चुका है ओमेगा टी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी तो 1 लूप के थ्रू फ्लक्स है, अगर n है तो n के थ्रू, n लूप है तो ये। बोलो यहाँ तक क्लियर है, t टाइम पे ये फ्लक्स है, बोलो क्लियर है भाई भुवनेश। यस सर। अगर ये क्लियर है तो अब जरा देखा जाए, तो ये देख रहे हो कि ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर इसका मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ कि फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहा है, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे ये चेंज हो रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स एन बी ए, पाई बाई 2, ये कॉस का तो यही ऐसा ही ग्राफ होता है भाई। तो जब कॉस 1 होता है उस टाइम पे ये कितना, जब ये कॉस ओमेगा टी 1 होगा तो उस समय ये एन बी ए होगा, तो एन बी ए, तो ये है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये इस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ। और फ्लक्स देखो डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फिर हमारा यहाँ से इंक्रीज होना शुरू करेगा फ्लक्स, फिर डिक्रीज होना शुरू करेगा। मतलब ये अगर कंटिन्यूसली रोटेट करता रहे तो हमारा फ्लक्स इस तरह से चेंज होता रहेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे साहब कहते हैं कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम निकालना चाहते हो टी टाइम पे, तो लिखना पड़ेगा तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अभी माइनस को भी हम लोग रिटेन करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन तो अब अलग अलग डायरेक्शन हो गए, इसलिए माइनस को पकड़ के रखे हैं, माइनस को भी पकड़ के रखे हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू टी टाइम पे क्या होगा, तो माइनस ऑफ डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको भाई, एन बी ए कॉस ओमेगा टी।
इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये हर टाइम पे अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फाइनल और इनिशियल कर दिया और एवरेज निकाल दिया, यहाँ तो इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स का वैल्यू पता है, किसी टाइम t 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे क्या है वो वैल्यू पता है, तो ये मिल गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट अ टाइम t हो गया माइनस NBA तो कांस्टेंट है, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, होता है भाई। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये बात तो सब लोग समझते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, समझो प्लस हो गया, और टी टाइम पर हमें मिल गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिला ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाऊं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो वो इस तरह का मिलेगा। इसके रेफरेंस के साथ दिखाऊं तो इसी के साथ साथ दिखाता हूं। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ NBA साइन ओमेगा टी पाई है ये। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, NBA ओमेगा, और निगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू उसी तरह से माइनस NBA ओमेगा। इस तरह से ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, और ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, जो कि AC सोर्स का काम करेगा। ये क्यों अल्टरनेटिंग बोल रहे हैं, देखो अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, इस तरह से अल्टरनेटली ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। कभी इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे NBA साइन ओमेगा टी, अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज लेते हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा नेगेटिव, फिर क्लॉकवाइज, फिर नेगेटिव। मीन्स सेल जो है समझो एक बार क्लॉकवाइज चलना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार इधर करंट चलेगा, एक बार इधर करंट चलेगा। पूरा आपको डिटेल उतना नहीं डिस्क्रिप्शन जानने हैं, आपको क्वालिटेटिव आइडिया जानने हैं कि यहाँ पे देखो फ्लक्स धीरे धीरे टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो तुम्हें खुद पता है कि जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो कोई और सेंस में करंट चलता है, जब फ्लक्स इंक्रीज होने लग जाए तो लेंज लॉ से सेंस बदल जाएगा, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमारा डिक्रीज करेगा, थोड़े टाइम बाद फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो जब डिक्रीज करेगा तो उस समय अलग डायरेक्शन, इंक्रीज करेगा तो अलग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बदलते रहेंगे तो पोलैरिटी भी बदलता रहेगा। सेल जो पहले क्लॉकवाइज करंट करा रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद एंटी क्लॉकवाइज तो फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो यही है, देखो एक बार पॉजिटिव हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में सेल लिया तो सेल कभी पॉजिटिव है मतलब उस डायरेक्शन में, नेगेटिव हो गया मतलब इस डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव हो गया उसी डायरेक्शन में करंट पास करेगा, फिर नेगेटिव वाला अपोजिट में, इस तरह से चलेगा। जब ये क्लॉकवाइज करंट पास कराएगा तो समझो कि ये जो ग्रीन वाला दिखा रहे हो, क्लॉकवाइज जब इसमें पास होगा, क्लॉकवाइज जब करंट चलेगा तो उस कंडीशन में ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, करंट ऐसे चल रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर ये क्लॉकवाइज करंट जिस मोमेंट पे क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, इसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा इस कॉइल का। तो ये हायर पोटेंशियल है R1 रिंग, और इधर लोअर पोटेंशियल समझो कि ऐसे है, ऐसे ऐसे चल के ऐसे आ गया। जब यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फिर उल्टा चलने लगेगा, तो फिर उस कंडीशन में ऐसे करंट जाएगा भाई, ऐसे करंट जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। तो एक बार क्लॉकवाइज चलना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मीन्स एक बार ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, फिर एक बार ये हायर पोटेंशियल है तो ये लोअर पोटेंशियल है। ये हायर पोटेंशियल जब हुआ तो उस मोमेंट पे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ज़्यादा पोटेंशियल वाला, और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब इधर अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन तो ये हमारा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारा सेल है A और B के बीच में कभी ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और कभी थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है टाइम के साथ। देख रहे हो, फ्लक्स कभी डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, तो ईएमएफ भी कभी पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। ये ईएमएफ का मतलब क्या है तो ये समझ लेना VA माइनस VB है।
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब यहाँ समझ लो VA माइनस VB, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। जब ये पॉजिटिव है तो VA इज ग्रेटर देन VB, जब ये निगेटिव है तो VA लेस देन VB, तो ये हायर पोटेंशियल। तो हायर लोअर एक पोटेंशियल एक पॉइंट पे अगर देखते रहें तो कभी ये इसके रिस्पेक्ट में हायर पे होगा, कभी लोअर पे होगा। इसलिए सेल कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, अल्टरनेटली एक हाफ टाइम में ये होगा तो दूसरे हाफ टाइम में ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार फ्लक्स डिक्रीज होगा फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग सोर्स, AC सोर्स। और अगर इसको R रेसिस्टेंस में तुमने पास करा, यही AC सोर्स बन गया, इसको अगर R रेसिस्टेंस में तुमने कनेक्ट कर दिया तो करंट जो चलेगा उसमें EMF डिवाइडेड बाई R, NBA ओमेगा कॉस साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। और इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ओमेगा t, क्योंकि साइन ओमेगा t जब 1 होगा तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। तो इसी के लिए इसको बोला हम लोगों ने I max, और इसको बोलते हैं E0। ये जो है ना वोल्टेज अल्टरनेटिंग, वो हो गया समझो इंड्यूस्ड EMF का मैक्सिमम वैल्यू Emax साइन ओमेगा t, या बोले V0 साइन ओमेगा t। ये है हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स, ये है अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि इस रेसिस्टेंस में जो करंट चलेगा वो कभी राइट वर्ड कभी लेफ्ट वर्ड, कभी राइट वर्ड कभी लेफ्ट वर्ड, कभी पॉजिटिव करंट फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा, कभी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका भी अगर ग्राफ हम लोग दिखाना चाहेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा साइन की तरह, साइन ओमेगा टी, I max साइन ओमेगा टी। ये है I max या I0 बोलो, और जिसका वैल्यू है NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R। ये है I max, इस तरह से चलेगा भाई। तो ये भी टाइम के साथ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह चलेगा, इसको बोला अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हुआ क्या भाई, तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना ही एरिया चेंज हुआ, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना ही कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जैसा रहेगा, पहले 0 एंगल था उस हिसाब से फ्लक्स था, बाद में हमारा ओमेगा टी एंगल हुआ टी टाइम पे तो उस हिसाब से फ्लक्स हुआ, और ऐसे हमारा टाइम के साथ ये बदलता रहेगा। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी टाइम के साथ बदलता रहेगा, चेंजिंग साइनोसाइडल, और वैसे ही ये करंट भी इसका साइनोसाइडल हो जाएगा, ये भी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। और ऐसे ही सोर्स को AC सोर्स बोलते हैं। स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट से हम लोग इस प्रोड्यूस्ड वोल्टेज को कलेक्ट कर लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं बल्ब ग्लो कराने में या कोई भी काम करने में। तो AC का प्रोडक्शन इसी तरह से होता है। बोलो ठीक है यहाँ तक। फ्लक्स सबसे पहले देखा कि फ्लक्स टी टाइम पे क्या बना भाई, तो एक एरिया के लिए फ्लक्स बना, एक लूप के लिए BA cos ओमेगा टी, N लूप था इसलिए NBA cos ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, तो माइनस ऑफ d∅dt हुआ, और जब माइनस ऑफ d∅dt किया तो माइनस तो एक आया NBA, और cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये मिल गया हमें NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये इंड्यूस्ड EMF, इसी को वोल्टेज भी बोलते हैं V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF आया वो हम लोग बोल सकते हैं E0 यानी Emax साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड EMF का मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी, वेयर E0 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड, और वो है NBA ओमेगा। ये भी ज़रा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आता है कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड EMF जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होता है NBA ओमेगा। और इसी को जब R रेसिस्टेंस वाला में पास कराया तो इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाई R, और इसलिए हो गया E0 बाई R साइन ओमेगा टी। और इसको E0 मतलब NBA ओमेगा बाई R, इसको हम लोगों ने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी I0 साइन ओमेगा टी। और इस तरह से हमें मिल गया अल्टरनेटिंग करंट
अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये है फ्लक्स जो कि अल्टरनेटिवली ये भी फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एक कॉस में आया, एक साइन में आया, एक साइन में आया। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट का ज़्यादा डिटेल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में वो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का कहानी। अभी तो ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना क्या होता है भाई, तो शाफ्ट घुमाना होता है, शाफ्ट को रोटेट कराना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि शाफ्ट रोटेट करें। अब ये देखो, ये वाला शाफ्ट जो था जिसमें कि हम लोगों ने 2 स्लिप रिंग लगाए और स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट से हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, इधर से भी ब्रश लगाया, इधर से ब्रश लगाया, और ये कॉइल जो इसमें घुमाया इतना, देखो तो ये नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट बना के रखते हैं, इसमें फील्ड बनता रहे, फील्ड रहे हमारा। और इस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए ध्यान देना, इस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हम लोग जिस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे पावर प्लांट का नाम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड टर्बाइन पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन। हाइडल वाले में क्या होता है, वाटर स्टोरेज यूज़ होता है, ध्यान से समझना। और जिसको इसका प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आना चाहते हो, जो ज़्यादा मूवी पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और सिनेमा देखने में किसी को बहुत अच्छा लगता हो, और सिनेमा के थ्रू अगर प्रिंसिपल ऑफ EMI जानना चाहते हैं तो एक मूवी देख सकते हैं शाहरुख खान का स्वदेश मूवी देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल मेथड मिल जाएगा। स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान जी नासा के साइंटिस्ट रहते हैं, गांव जाते हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लोगों से पता लगता है कि पास में एक रिवर है, तो रिवर पे डैम बनाया गया, डैम बना के वाटर स्टोरेज किया गया, वाटर को यूज़ करके शाफ्ट को घुमाया गया। तो क्या होता है देखो, अगर मैं वाटर स्टोर कर लूँ, रिवर जा रहा था, रिवर फ्लो है, उसका हाफ पोर्शन को ब्लॉक कर दिया, बाकी हाफ में जाता रहे, हाफ पोर्शन को ब्लॉक करके यहाँ पे वाटर स्टोरेज हो जाए, हमारा वाटर का स्टोरेज रहे, इसमें कभी पानी की कमी ना हो। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो शाफ्ट है ना, इसमें टरबाइन बनाते हैं, इसको टरबाइन बनाते हैं। टरबाइन समझते हो? टरबाइन का मतलब है कि जैसे वाटर इस पर अगर फॉल करे तो इस वाले ब्लेड पे फॉल करेगा तो ये रोटेट करा देगा, फिर ये वाला ब्लेड इधर आ जाएगा, उस पर फॉल करेगा तो ये और रोटेट करा देगा, तो ये रोटेट करता रहेगा। अगर विलेज में जाते तो विलेज में भी ऐसा काम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है भाई, कैसे समझाया जाए, अगर ये है मान लो ऐसा पेन, ये शाफ्ट है, इसमें पेन टाइप का, ये समझो कि इस तरह का ब्लेड यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, फिर यहाँ भी लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, और वाटर यहाँ से फॉल कर रहा हो तो यहाँ जो अभी निकला हुआ है कान की तरह, इस पे जब फॉल करेगा तो फोर्स लगेगा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा तो इधर वाला कान यहाँ आ जाएगा, तो इस पर गिरेगा पानी इस पर गिरेगा तो इसको कर देगा, तो फिर फर्दर यहाँ भी एक रो है तो ये आ जाएगा इधर, इस पर भी पानी गिरेगा, तो ये क्या रहेगा, इस शाफ्ट को घुमाते रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक पानी गिरता रहेगा घूमता रहेगा। और तुम्हारा रिवर का है ब्लॉक करके, और उसका हम लोग वाटर कंटिन्यूसली, हमें 24 घंटे वाटर इस पर फॉल कर रहे हैं, तो ये रोटेट कराता रहेगा। तो ये जब रोटेट करेगा तो साथ में ये रोटेशन का सिस्टम बना लेंगे कि भाई ये रोटेट करे, इसके साथ साथ ये रोटेट करेंगे। मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हाथ से रोटेट कराओ, चाहे हाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी, उसको फॉल कराए, टरबाइन को रोटेट कराए। ये जब रोटेट करेगा तो कॉइल भी रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट करेगा तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट से कलेक्ट कर लिया, AC प्रोड्यूस हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर स्टोर करके उसका यूज़ कर रहे हो, स्वदेश फिल्म वाला स्टोरी, तो इसका नाम होगा हाइडल पावर प्लांट, क्योंकि हाइडल एनर्जी हम लोग वाटर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। हाइडल पावर, नेशनल हाइडल पावर प्लांट, पावर कॉरपोरेशन,
NHPC में बड़े सारे मेरे फ्रेंड भी काम करते हैं। NTPC इसमें थर्मल एनर्जी यूज करते हैं शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए, थर्मल एनर्जी से रोटेट कराने। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी जो फिशन से होता है, फिशन से हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, तो उससे हम लोग इस शाफ्ट को रोटेट कराएं। अब कैसे रोटेट कराएं वो अलग स्टोरी है। जो विंड टरबाइन होता है, फील्ड में बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, एयर से एयर लगता जा रहा है और ये ब्लेड चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे होता है ना, इस तरह से बड़े बड़े ये रोटेट करता रहता है। इसके सिस्टम से इसका रोटेशन को पकड़ लिया और हमने शाफ्ट में ला करके इसको रोटेशन कराते रहे तो कंटिन्यूसली हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा। AC जनरेटर इज transferring mechanical energy provided to the shaft into electrical energy. Conversion of mechanical energy into electrical energy is the work of AC generator. Alternating current generate हो रहा है। एक AC जनरेटर होता है, एक DC जनरेटर होता है। आपको AC जनरेटर पढ़ना है, DC जनरेटर नहीं पढ़ना है, लेकिन AC जनरेटर और DC जनरेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। AC जनरेटर में ऐसे EMF प्रोड्यूस होता है और DC जनरेटर में ऐसे प्रोड्यूस होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। तो इसमें हम लोग AC जनरेटर में 2 स्लिप रिंग यूज करते हैं, DC जनरेटर के लिए स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो खैर ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, इसका डिटेल नहीं जानना है तुम्हें। AC जनरेटर का समझ गए, 2 स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट से कलेक्ट कर लेते हैं और वो इसलिए यहाँ पे ब्रिसल्स लगा के रखे हुए हैं कि ये शाफ्ट जब रोटेट करे तो डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे तो इसमें वाइंडिंग हो जाएगा। अगर इसमें वेल्डिंग कर दें वायर को और ये जब रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ साथ वाइंडिंग हो जाएगा तो ये तोड़ देगा इसको। अब कोई चीज़ इसमें वेल्डिंग कर दो और ये रोटेट करे तो इसमें तो वायर घूम घूम के टूट जाएगा। ये ब्रिसल्स हैं, जैसे ब्रश होता है ना टिथ पे, फ्रिक्शन भी करा रहे हैं और वो उससे अटैच्ड भी नहीं है। तो ये है, रोटेट भी करे और टच में भी रहे, टच में रहे लेकिन इसका वाइंडिंग इसमें ना हो, ये डिस्टर्ब भी ना हो और टच किया रहे, मेटेलिक कांटेक्ट रहे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता रहे। इसलिए ब्रिसल्स, मेटेलिक ब्रिसल्स यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट, रिंग से यहाँ अटैच्ड है। वायर को यहाँ कैसे लाएंगे, वायर को डायरेक्ट लाएंगे तो फिर तो ये रोटेट करता हुआ तो गड़बड़ कर देगा वायर डायरेक्ट यहाँ आ नहीं सकता इस तरह से। तो स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट बनाते हैं। समझ में आ गया होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर। बोलो भाई, प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर समझे? चिराग बोलो भाई। अच्छा ठीक है भाई, ये अगर समझ गए तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन किया जाए, चलो लिखो एक क्वेश्चन। इसमें बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, if it is converted into ring, सर्कल बोल, सर्कुलर शेप। जब इसको सर्कुलर शेप में बना देते हैं उस ड्यूरेशन में, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ड्यूरिंग the time it is converted into circle. During the time it is converted into circular shape. जब इसको सर्कुलर शेप में ला रहे हैं उस समय उस ड्यूरेशन में क्या होगा डायरेक्शन। चलो जल्दी से करो इसको।
जल्दी से इसको करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बताओ भाई क्या हुआ, किस डायरेक्शन में। तो देखो भाई, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझो, आर्बिट्रेरी शेप में ये लूप है, इसको जब सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करोगे, ये जो भी लूप है इसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करोगे तो एरिया विल इंक्रीज। एरिया इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी गिवन पैरामीटर के लिए मैक्सिमम एरिया तब होता है जब वो रिंग होता है, सर्कल होता है। सर्कुलर एरिया उसी पेरीमीटर का, पेरीमीटर विल रिमेन फिक्स्ड, मतलब जो स्ट्रिंग का, जो वायर का लेंथ है वो फिक्स्ड है। फॉर फिक्स्ड लेंथ, सबको इतना मैथमेटिकल फैक्ट तो पता होगा। फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ वायर मतलब पेरीमीटर। जब पेरीमीटर फिक्स्ड हो तो किस शेप में मैक्सिमम एरिया होता है, तो वो सर्कुलर शेप में मैक्सिमम एरिया होता है। उतना ही पेरीमीटर का रेक्टेंगल बनाओ, उतना ही पेरीमीटर का स्क्वायर बनाओ, उतने ही पेरीमीटर का सर्कल बनाओ, तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम होगा। बहुत पहले ज़माने में ना एक किंग राजा थे, पहले के ज़माने की बात है। तो कोई आया भाई कि हमें दान दे दो कुछ, तो उस किंग ने बोला कि ठीक है भाई, इसको 2 किलोमीटर लंबा रोप दे दो। 2 किलोमीटर लंबा रोप दे दिया गया उसको। फिर उसको बोला गया, राजा ने बोला कि ये भैया 2 किलोमीटर तुम्हारा लेंथ है इसका, ये लेके जाओ और महल के बाहर कहीं भी जा कर के इसका लूप बना लो, वो एरिया तुम्हारा, उसमें तुम मकान बनाओ, जो करना है करो। तो भाई वो जाएगा कि मैक्सिमम एरिया लें, तो उसे रेक्टेंगुलर बनाना चाहिए, स्क्वायर बनाना चाहिए, सर्कुलर। तो भाई उसको किसी ने बुद्धि दिया कि भाई सर्कुलर लेना, मैक्सिमम एरिया मिलेगा, यूरोप को तो लूप बनाना ही है तुम्हें। तो वो सर्कुलर कवर करेगा, वो होगा मैक्सिमम एरिया का। ठीक है, अगर ऐसे बनाएंगे तो मकान बनाने में तो ठीक है, भले ही जो आराम हो जाए कि इतने दूर मकान बनाएंगे, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। तो सर्कुलर इज द मैक्सिमम एरिया। तुम कभी भी निकालोगे गिवन पेरीमीटर के लिए तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, ये तो मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो। तो एरिया विल इंक्रीज, एरिया विल इंक्रीज तो फ्लक्स विल इंक्रीज। ये बात समझते हो ना भाई कि एरिया मैक्सिमम होगा जब सर्कल होगा। अगर तुम्हें लगता है कि स्क्वायर होगा मैक्सिमम, तो भाई देखो, अगर ये L लेंथ का स्क्वायर हो ना तो इसका पेरीमीटर है 4L, ठीक है, और एरिया कितना है, एरिया है L स्क्वायर, ये है इसका एरिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी पेरीमीटर का सर्कल बना दो तो ज़्यादा एरिया इससे होगा। क्यों? देखो ये R रेडियस है, इसका पेरीमीटर होगा 2πr, और पेरीमीटर तो वही रहना है, इसका मतलब 2πr इज इक्वल टू 4L है। तो रेडियस का वैल्यू निकाल लो, 4L डिवाइडेड बाई 2π, इतना रेडियस है। अब बताओ ये एरिया कितना इनक्लोज हुआ भाई, तो इसका एरिया मैं निकाल रहा हूँ। तो इसका एरिया होता है πr स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 4L बाई 2π, इसका स्क्वायर करो। ठीक है भैया, स्क्वायर करो, तो ये पाई हो गया और इधर हो गया 16L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 16/4π और ये L स्क्वायर। अब देखो 16/4π, ये है ए डैश, तो मीन्स अब जो ए डैश आया है 16/4π और ये L स्क्वायर। L स्क्वायर ही पहले वाला एरिया है, सर्कल वाला, ये सर्कल वाला है, ये स्क्वायर वाला है। मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, 4 इंटू 3.14, मीन्स ये अराउंड 13 मान लो, अराउंड 13 मान लो, और ये L स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप देखो ये फैक्टर 1 से बड़ा है, इट मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर।
सेम पेरीमीटर सर्कल का एरिया निकाला तो ज़्यादा आया, उसका तो खाली एल स्क्वायर था, उसका तो एरिया एल स्क्वायर था, यहाँ 16/4 पे जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये जब ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे ज़्यादा होगा, तुम तो कैलकुलस यूज करके इसको प्रूव भी कर सकते हो। चलो अभी तो मैंने दिखा दिया ऐसे, आपको स्क्वायर लग रहा हो, या रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का तो और भी कम एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल होगा तो एरिया और कम हो जाएगा। जैसे 4L था ना, 4L में मान लो 1.5L ये ले लो, 1.5L ये ले लो, यानी कि 3/2L ये हो गया, 3/2L ये हो गया 1 और ये वाला L/2 ले लें, ये L/2 ले लें, तो ये हो गया L/2 L/2 L हो गया और ये 3L हो गया, यानी कि 4L फिर से हो गया। तो ऐसा रेक्टेंगल ले लिया हमने मान लो। अब इसका अगर एरिया निकालते हो तुम तो इसका एरिया निकालोगे तो लेंथ 3/2L × L/2 क्या मिला भाई, तो L स्क्वायर और 3/4 ये मिला, यानी कि इसका तो स्क्वायर वाले से भी कम हो गया 0.75, 75% ऑफ L स्क्वायर, उससे भी कम हो गया इसका एरिया। बोलो रेक्टेंगल है, उससे भी कम हो गया। मैक्सिमम एरिया होता है जब सर्कल होता है। सो अगर शेप सर्कल बनाया गया तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्रॉस में है फील्ड, तो डॉट में प्रोड्यूस करेंगे भाई, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए क्रॉस के बदले में डॉट प्रोड्यूस करेंगे, अपोज करना है, इसलिए क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो भाई ऐसे चलेगा डॉट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस्ड होगा। कब तक, जब तक ये चेंज हो रहा है तब तक, जब तक बढ़ा रहे हैं फ्लक्स बढ़ा रहे हैं उसी ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू शेप। शेप जब चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे, जब जब बढ़ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? तरुण क्लियर हुआ? अतुल, तरुण, तनिष्का क्लियर हुआ भाई? चिराग बोलो। चलो देखो, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये लेंज लॉ पे ये भी एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है भाई, मतलब टोटल एनर्जी जो कंजर्व्ड होता है वो क्या कंजर्व्ड है, क्या लेंज लॉ फॉलो कर रहा है? तो इसका ध्यान से समझना, तो ये आपको दिखाना होता है। तो भाई ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल फॉलो करता है। कैसे? ये एक कॉइल है, ध्यान देना, ये एक कॉइल है, ठीक है भैया। हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और ये मैग्नेट को समझो इधर ले जा रहे हूँ, वेलोसिटी ये। तो इसका अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है भाई, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसका लिंक्ड हो रहा है, ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको पास ले जा रहे हो, ये वेलोसिटी है, पास ले जा रहे हो तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेट साइड से देखूं तो बताओ करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए? इफ द मैग्नेट इज मूव्ड, पुश्ड थ्रू द एक्सिस, एक्सिस के थ्रू हम लोग पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, बोलो। तो इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए? तो देखो भैया, जैसे ही मूव कर रहा है तो फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बोलो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो फील्ड था, जो फ्लक्स बना रहा था पहले 2 टेस्ला, इसका प्रोड्यूस था 2 टेस्ला, पास में आ गए तो 5 टेस्ला और पास आ गए 10 टेस्ला। फील्ड इज इंक्रीजिंग क्योंकि इसका एक्सियल पॉइंट पे याद होगा 2m/r3 ऐसा फील्ड होता था, बोलो होता था ना भाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेपरेशन। जब सेपरेशन ही कम होता जा रहा है तो फील्ड का वैल्यू स्ट्रांग होता जाएगा, जब हमारा सेपरेशन कम होगा तो फील्ड स्ट्रांगर होगा।
ये बात क्लियर है चिराग, बोलो। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा फील्ड इसका ज़्यादा क्राउडिंग होता जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ही। तो फील्ड विल इंक्रीज, हैंस फ्लक्स विल इंक्रीज, और फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करने होंगे। ओरिजिनल फील्ड किधर है, इधर है भाई ओरिजिनल फील्ड। ओरिजिनल फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो हमें इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे फील्ड। इस डायरेक्शन में कैसे प्रोड्यूस करें भाई, अपोज कर रहे हैं ना मैं, तो इंड्यूस्ड फील्ड तो भाई अपोज करेगा, मतलब अपोजिट टू समझो ओरिजिनल होगा, अपोज करने वाला होगा। तो ओरिजिनल है राइट वर्ड, इसलिए ये वाला होगा लेफ्ट वर्ड, क्योंकि ये वाला है राइट वर्ड। तो ये लेफ्ट वर्ड प्रोड्यूस होने के लिए लेफ्ट वर्ड में कैसे करेगा, तो ऐसे चलेगा, तभी ये लेफ्ट वर्ड प्रोड्यूस करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो मैं ऑब्जर्वर इधर ही हूँ, मैग्नेट साइड से बोलें अगर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, उधर वाले साइड देखेगा, उधर का ऑब्जर्वर होगा तो वो क्लॉकवाइज देखेगा, उधर ऑब्जर्वर होगा तो वो क्लॉक। मैं देखूंगा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से देख रहा हूँ मैग्नेट साइड से, मैं ये मैग्नेट पुश कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तब ये फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका इंड्यूस्ड फील्ड इधर होगा, और इससे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेट साइड, ये भी ज़रा ध्यान देना है, किस साइड से, मैग्नेट साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये क्लियर हुआ। इधर से अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो अब जरा समझना ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये हो गया कि इसके बदले में समझो एक मैग्नेट डेवलप हो गया, उस मैग्नेट का नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इधर रहेगा, इक्विवेलेंट मैग्नेट का नॉर्थ इधर रहेगा, तभी तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये फील्ड हमारा ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये जो लूप बन गया एक तरह से ऐसा मैग्नेट बन गया जिसका कि ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स इधर नॉर्थ और इधर साउथ प्रोड्यूस हो रहा है। तुम्हें तो पहले बताया ही था एक बार मैंने कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ दिख रहा है, इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब हमें साउथ पोल दिख रहा है इसके इक्विवेलेंट मैग्नेट का। अगर एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इसका मतलब नॉर्थ दिख रहा है, इसके बदले में जो मैग्नेट रखा जाएगा उसका नॉर्थ दिखेगा हमें। ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, यही मेन चीज़ था। अगर मैग्नेट को ऐसे पुश करोगे तो ये भी इधर से नॉर्थ डेवलप कर देगा, नॉर्थ डेवलप कर देगा। ये कॉइल अगर ये इधर से ऐसे इक्विवेलेंट नॉर्थ डेवलप कर दिया तो तुम जो मैग्नेट ले जा रहे हो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके, तो ये इसके मोशन को अपोज करेगा। बताओ, ये नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होगा, नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होगा तो फोर्स ये ऐसे लगाएगा इस पर, और इस फोर्स लगा करके इसको रिपेल करना चाहेगा। तो लेंज साहब ने बताया था ना कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करना, या फिर जो फ्लक्स में चेंज ला रहा है उस रीजन को ही अपोज करना। तो भैया मैग्नेट के मूव कराने से ही तो तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ था, तो मैग्नेट के मोशन को भी ये अपोज करेगा। मैग्नेट के मोशन को कैसे अपोज करेगा? तो मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है तो इधर नॉर्थ डेवलप कर लेगा और ये नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन करा देगा और फोर्स ऐसे लगाएगा। तो नॉर्थ ले जा रहे हो तो ये नॉर्थ डेवलप कर लिया, और अगर तुम अवे ले जाओगे, जब अवे ले जाओगे तब क्या होगा? इफ मैग्नेट 1 है, मान लो ये मैग्नेट 1 है, उधर उसका इक्विवेलेंट मैग्नेट 2 है उधर। इफ मैग्नेट इज टेकन अवे, मतलब बैकवर्ड में हम लोग इधर पुश करें लेफ्टवर्ड, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि जब इधर ले जाएंगे तो फील्ड वीक होता रहेगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो हमारा इंड्यूस्ड फील्ड अब हमें सपोर्ट करेगा। किसको भाई? ओरिजिनल को। बोलो, ओरिजिनल को सपोर्ट करेगा। ओरिजिनल को सपोर्ट करने का मतलब, ओरिजिनल तो है राइट वर्ड, तो राइट वर्ड में ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब अब इधर से क्लॉकवाइज होगा, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। मीन्स अब उधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। तो उस कंडीशन में जब ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये जब इसको तुम इधर ले जा रहे हो तो इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेट इंड्यूस हो रहा है वो जब इधर ले जा रहे हो तो उल्टा हो गया। अब ये ओरिजिनल के डायरेक्शन में अब इधर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इंड्यूस भी इधर ही होगा और ओरिजिनल भी हमारा उधर ही था, क्योंकि नॉर्थ से ओरिजिनल तो हमारा ये था,
नॉर्थ से निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में इधर हमारा नॉर्थ डेवलप हो गया और इधर हमारा साउथ डेवलप हो गया। तो अब देखो ये दोनों बात क्या हुआ, अगर मैग्नेट को उधर मूव करा रहा हूँ तो नॉर्थ डेवलप करके इसको अपोज कर रहा है, जो मोशन कराना चाह रहा है उसको रिपेल करके अपोज कर रहा है, क्यों जा रहे हो उधर, अपोज कर रहा है ये। और जब इसको अवे ले जा रहे हैं तो देखो यहाँ साउथ डेवलप करके ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तब भी ऐसे फोर्स लगा रहा है कि भाई क्यों इधर ले जा रहे हो, वेलोसिटी इधर कर रहे हो तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी उधर कर रहे हो तो इधर फोर्स लगा रहा। मतलब मैग्नेट को मैं इसके तरफ ले जाऊं, ऐसे पुश करूं तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ डेवलप करके हमें रिपेल कर रहा है, और जब नॉर्थ को इधर लेके आऊं, ऐसे लेके आऊं तो वो साउथ डेवलप करके अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स तुम मोशन चाहे इधर कराओ तब भी अपोजिशन, इधर ले जाओ तब भी अपोजिशन, क्योंकि कॉइल चाहता ही है कि जो फ्लक्स है उतना ही रहे। कम करोगे तब भी अपोज करेगा, ज़्यादा करोगे तब भी अपोज करेगा। तुम पास ला रहे हो उससे उसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अपोज करने के लिए ये कर दिया, नॉर्थ डेवलप कर दिया, नॉर्थ में रिपल्सन करा दिया। और यहाँ पे जब अवे ले जा रहे हो तब भी इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ये चिल्लाएगा क्यों फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हो, पहले जो था वही तो अच्छा था, तुम डिक्रीज कराने लग गए, मत कराओ मत कराओ, तो मत ले जाओ मत ले जाओ, ले जा रहे हो तो ये अट्रैक्ट कर रहा है साउथ डेवलप करके। इट मीन्स एवरी टाइम व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड towards the loop or it is taken away, moved away from the loop, in both case it opposes, वो अपोज कर रहा है। और देखो अगर ये इधर तुम ले जाना चाह रहे हो सर्टेन वेलोसिटी से और ये अपोज कर रहा है, फिर भी तुम ले जा रहे हो, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि जिधर तुम मोशन कराना चाह रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट तुम करा रहे हो और इसके अगेंस्ट तुम मोशन कर रहे हो, तो यू आर डूइंग सम वर्क। अवे ले जा रहे हो तब भी इसका रिपल्सन, इसका जो अट्रैक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, तो यहाँ भी ले जाने में तुम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है और तुम ले जा रहे हो ऐसे। तो तुम चाहे इधर ले जाओ तब भी वर्क करोगे, इधर ले जाओ तब भी वर्क करोगे, और जो तुम्हारा वर्क डन है वही तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। जब जब तुम मूव करा रहे हो, यहाँ का बल्ब लगा हुआ है तो उसमें ग्लो दिख रहा है, इधर ले जाओगे ग्लो, इधर ले जाओगे ग्लो, मतलब जब तुम मैकेनिकल वर्क कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स ये एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। लेंज साहब ने ये बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हारा मैकेनिकल वर्क डन ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए एनर्जी यहाँ पे तुम जो सप्लाई कर रहे हो वो डिसिपेट नहीं हो रहा है, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना प्रोड्यूस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर में भी तो यही हुआ, तुम शाफ्ट को घुमाने में वर्क कर रहे हो और वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तुम शाफ्ट को घुमाना बंद कर दो, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं मिलेगा, इसलिए एनर्जी कंजर्व है। जब जब आप वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से लेंज लॉ इज फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है। एवरी टाइम वी मूव द मैग्नेट towards the coil or away from the coil, we need to do some work, we need to provide some work done, and that work done is converted into electrical energy, and hence total work done supplied is appearing in the form of electrical energy. Energy is neither created nor destroyed, it is only transferred from mechanical to electrical. So electromagnetic induction भी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी का दूसरा फॉर्म कंज्यूम हो रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। चाहे वो तुम्हें फ्री में मिला हुआ वाटर है और वो फॉल करा रहे हो, लेकिन है ना एनर्जी, वो एनर्जी काम कर रहा है। विंड का एनर्जी फ्री में भगवान ने दिया, उसका यूज़ करके कर रहे हो, लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वही कन्वर्ट होगा। सो लेंज लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है।